नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। रचना कौशल राइटिंग स्किल के अंतर्गत आज मैं समझाने जा रही हूँ निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। कैसे लिखें निबंध, क्या होता है निबंध, निबंध लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और निबंध के विषय पर विचार कर उसकी रूपरेखा किस तरह से तैयार करनी चाहिए, निबंध के प्रकार क्या होते हैं, निबंध का प्रारंभ कैसे करना चाहिए, उसका मध्य भाग कैसा होना चाहिए, अंत कैसे होना चाहिए, निबंध किस किस प्रकार के आते हैं, एग्जाम में निबंध लिखते समय हमें कौन सी चीज़ें खास कर ध्यान रखनी चाहिए, ये सारी बातों का ब्यौरा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि एग्ज़ाम देते समय आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। मैं कविता कौशिक सरल भाषा में निबंध लेखन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि निबंध अगर आप 10th तक के विद्यार्थी हैं तो आपको किस तरह के टॉपिक पूछे जा सकते हैं, अगर आप 11th-12th के विद्यार्थी हैं तो निबंध में आपको कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, दोनों ही उदाहरण के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। निबंध का अर्थ क्या होता है ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निबंध जो शब्द है वो बना है नि धन बंध, अर्थात भली प्रकार बंधा हुआ। क्या बंधा हुआ? कोई भी विषय वस्तु को रोचक ढंग से उसको बांध कर क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, यही होता है निबंध। निबंध में किसी विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना होता है। अगर हमें कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उसके ऊपर हमारे विचार क्या हैं, उनको हम लिख कर भली प्रकार से प्रस्तुत करें, वही होता है निबंध। लेकिन निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। अगर वो बातें हमने अच्छे से समझ ली तो हमारा बहुत ही अच्छा निबंध होगा और मार्क्स नहीं कटेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लें कि निबंध किस किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, वर्णनात्मक निबंध होते हैं, विवरणात्मक होते हैं, विचारात्मक होते हैं, कल्पना प्रधान होते हैं, आत्मकथात्मक होते हैं। चलिए हम इनके प्रकार को अच्छे से समझ लें कि निबंध के कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से निबंध आते हैं। सबसे पहले है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक क्या होता है? जैसे कोई त्योहार दे दिया या किसी कवि के बारे में दे दिया कि आपका प्रिय कवि कौन है, उसके बारे में निबंध लिखो। प्रिय त्योहार दीपावली, तो उसका आप वर्णन लिखोगे। वर्णन लिखकर ही आप बता पाओगे कि इस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है या इस कवि की ये विशेषताएं हैं, उनका पूरा वर्णन दोगे, तब वो निबंध आपका अच्छा होगा। तो इस प्रकार के निबंध में किसी स्थान, त्योहार, प्राकृतिक दृश्य, पर्यटन स्थान, यात्रा, मेला, घटना आदि का वर्णन होता है। जैसे ताजमहल दे दिया, कुतुब मीनार दे दिया, तो इसका आप वर्णन करोगे। और निबंध लिखने के लिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, शब्द भंडार आपके पास काफी होना चाहिए, तभी आप एक रोचक भाषा में प्रभावशाली तरीके से निबंध प्रस्तुत कर पाओगे। फिर आता है विवरणात्मक। विवरण किसका देते हैं हम? कोई घटना देखते हैं, कोई ऐतिहासिक मुद्दा होता है, कोई चुनावी संघर्ष होता है, तो उसको जो देखते हैं उसका विवरण मतलब ब्यौरा, उसको हम एक एक करके क्रमिक तरह से उसको विचारों में प्रस्तुत करके लिखते हैं, तो वो होता है विवरणात्मक निबंध। जैसे कोई संस्मरण हो गया, घटना हो गई, है ना, तो या काल्पनिक घटना भी हम उसमें लिख सकते हैं। फिर भावात्मक निबंध होते हैं। तो भावात्मक में मतलब कल्पना प्रधान निबंध होते हैं वो। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, है ना, ये दुख से संबंधित या क्रोध से संबंधित या प्रेम से संबंधित या किसी की आलोचना, द्वेष, इस तरह के भाव हमारे मन में हैं और वैसा टॉपिक हमें दे दिया जाए तो ये सब अपने भावों से संबंधित होंगे। हमारे जैसे भाव होंगे उसको हम रोचक ढंग से प्रस्तुत करेंगे और जैसे शब्द भंडार हम प्रयोग करेंगे वैसा ही प्रभावशाली निबंध होगा। फिर विचारात्मक। विचारात्मक क्या हो सकते हैं? जैसे वायु प्रदूषण है, दहेज प्रथा है, मतलब जिनके ऊपर हम विचार करें,
तो इस तरह के टॉपिक जो होते हैं वो विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। धर्म से संबंधित हो सकते हैं, साहित्य से संबंधित हो सकते हैं, समाज से संबंधित हो सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। ये सभी प्रकार के निबंध सब प्रकार की एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े लेवल की एग्जाम्स में ही इनके प्रकार अलग अलग होते हैं, बल्कि सभी कक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। बस टॉपिक ऐसे होते हैं कि टॉपिक सरल और कठिन दे दिए जाते हैं लेवल के अनुसार। तो उक्त या किसी कथन पर आधारित ऐसे निबंधों में मुहावरे, लोकोक्ति या कोई प्रसिद्ध पंक्ति का कथन लेकर निबंध की रचना की जाती है, जिसे कर भला तो हो भला, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दया धर्म का मूल है। तो विचारात्मक जो निबंध होते हैं ना, उनको पंक्ति के साथ अगर शुरू करें तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। चलिए, अभी अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो निबंध के विषय पर विचार कर उसकी रूपरेखा हमें तैयार कर लेनी चाहिए कि विषय क्या दिया है, और उसको मन ही मन हमें सोच लेना चाहिए कि स्टार्टिंग इसकी कैसे करें, फिर बीच में हम इसकी विषय वस्तु से संबंधित मुद्दे कौन कौन से लिखें। और तो अगर ज़्यादा ही लंबा हो जाता है तो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको शामिल करें और कम महत्व के मुद्दों को निकाल दें। तो इस तरह से निबंध लिखने से पहले विषय वस्तु की एक चित्र दिमाग में ले आना चाहिए कि उसकी शुरुआत कैसे करना, उसमें कौन कौन से मुद्दों को लिखना चाहिए और उसका अंत हम कैसे करेंगे। और निबंध को शीर्षकों में बांट देना चाहिए, मतलब पॉइंट्स में, पैराग्राफ में बांट देना चाहिए कि स्टार्टिंग हमें एक प्रस्तावना लिखनी है उससे संबंधित, उसके बाद उससे संबंधित हमें पूरा विवरण देना है, उसके ऊपर मुद्दे लिखने हैं एक दो पैराग्राफ में, फिर अंत में उसका उपसंहार, मतलब उससे संबंधित निष्कर्ष जो भी होता है वो लिखना है। तो इस तरह से कम 3 भागों में तो निबंध को बांटना ही चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। क्यों भाषा सरल होनी चाहिए? ताकि सामने वाले को, पढ़ने वाले को, पाठक को अच्छे से आपका लिखा हुआ समझ में आ जाए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। आपको एग्जाम में शब्द सीमा दी हुई होती है 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, तो वो शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। एक ही मुद्दे को बार बार निबंध में नहीं लिखना है। एक बार जो जानकारी आपने उस विषय वस्तु के बारे में दे दी वो दोबारा रिपीट ना करें, नहीं तो रोचकता खत्म हो जाती है। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। एक बार जो आपने लिख लिया उसको एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए, ताकि कोई शब्द हमसे छूट गया है या कहीं गलती हो गई है तो हम उसको सुधार सकते हैं। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। भाषा संबंधी त्रुटियां मतलब छोटी बड़ी की मतलब जो शब्द होते हैं वो गलत ना लिखें हम, ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी वही छोटी बड़ी की मात्रा, कोमा, ये सब का हमें ध्यान देना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ प्रश्नवाचक है, कहाँ विस्मयादिबोधक है, तो ऐसे शब्दों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए। जैसे कहावत है या मुहावरा है या कोई पंक्ति है तो उसको ज़रूर उससे संबंधित, जैसे आप देशभक्ति से संबंधित कुछ लिखने जा रहे हो, किसी देशभक्त के बारे में आप लिखने जा रहे हो तो उससे संबंधित, आज़ादी से संबंधित आप पंक्तियां बीच बीच में डाल सकते हो। फिर अगर हमारा राष्ट्रीय त्यौहार जैसे 15 अगस्त दे दिया, स्वतंत्रता दिवस, तो उसकी शुरुआत आप पंक्तियों से कर सकते हो। तो ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए निबंध लिखते समय। देखो, मैंने एक 10 तक के बच्चों के लिए, या कहें कि 8 तक के बच्चों के लिए इस तरह के निबंध आते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय त्यौहार। तो उस हिसाब से मैंने एक उदाहरण लिया है कि 10 तक के बच्चों के लिए इस तरह के निबंध आए तो कैसे हम लिखें। तो सबसे पहले उसकी एक भूमिका, एक प्रस्तावना तैयार कर लेनी चाहिए कि डायरेक्टली, जैसे मेरा प्रिय पर्व दीपावली दे दिया तो ऐसा नहीं कि हम दीपावली के दिए जलाते हैं, हम नए कपड़े पहनते हैं, हम मिठाई खरीदते हैं, इससे ही डायरेक्ट आप शुरुआत कर दोगे। थोड़ा सा आप त्योहारों के बारे में जानकारी दोगे, उसके बाद आप आओगे मुद्दे पर, दीपावली पर। तो ऐसे कोई भी आप निबंध लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले उस विषय से
पहले पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ना चाहिए, फिर उस विषय तक आना चाहिए। जैसे हम कोई पाठ पढ़ाते हैं तो उसमें भी सबसे पहले पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, फिर हम मुद्दे पर आते हैं और फिर पाठ की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही निबंध में भी सबसे पहले आप त्योहार पर बात कर रहे हो तो पहले त्योहारों की जानकारी दो, और उससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी देने के बाद आप जिस त्योहार पर बात करना चाहते हो उस त्योहार के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करो। या दूसरा कोई मुद्दा है, जैसे वायु प्रदूषण है, तो पहले प्रकृति और उससे संबंधित समस्याएं उनका थोड़ा सा ब्यौरा दो, उसके बाद में आप प्रदूषण पर आओ, फिर आप वायु प्रदूषण पर आओ। तो इस तरह से आप निबंध लिखोगे तो आपका निबंध ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, हमने जैसे दीपावली पर निबंध लिया, पहले थोड़ा सरल भाषा में ये निबंध मैंने लिया ताकि आपको समझ में आ जाए, सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं हम। फिर हम दूसरा निबंध थोड़ा सा कठिन लेंगे। तो शुरुआत जैसे भूमिका में क्या किया, प्रस्तावना में क्या किया, भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ मनाए जाने वाले पर्व भी अनेक हैं। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, विजयादशमी हिंदुओं के 4 प्रमुख त्यौहार हैं। तो ये थोड़ी सी भूमिका प्रस्तावना हमने इस निबंध को लिखने से पहले लिख दी कि भारत विशाल देश है और यहाँ बहुत सारे धर्म और संप्रदाय हैं और सब लोग आपस में त्यौहार मनाते हैं। और हिंदुओं का जो प्रमुख त्यौहार है वो ये है, और उसमें मुझे जो पसंद है वो है दीपावली। आप होली पर भी लिख सकते हो, अगर पर्टिकुलर त्यौहार का नाम आ गया तो उसी पर लिखना नहीं आया तो आप अपना प्रिय त्यौहार कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, वैसे भी प्रत्येक त्यौहार का अपना एक विशेष महत्व है, परंतु इन सब में दीपावली का त्यौहार मुझे विशेष रूप से प्रिय है। ये त्यौहार हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दीपावली प्रत्येक वर्ष हिंदी महीनों के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। तो सबसे पहले हमने भूमिका ली, उसके बाद में दीपावली कब मनाई जाती है ये हमने बताया। फिर दीपावली की विशेषताएं बताते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब उसको विषय वस्तु को और बढ़ा देंगे और छोटे छोटे पैराग्राफ में निबंध को लिखेंगे। दीपावली का पर्व वास्तविक रूप से अनेक पर्वों का एक समूह है। इस पर्व के साथ धनतेरस, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा दिवस, भैया दूज का भी पर्व मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व दीपावली के प्रमुख दिन से 2 दिन पूर्व अर्थात त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। तो निबंध लिखते समय कम से कम हमें उससे संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए, नहीं तो हमारा निबंध प्रभावशाली नहीं रहेगा, रोचक नहीं लगेगा, आकर्षक नहीं लगेगा, एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर पाएगा। जितनी हम जानकारी लिखेंगे सरल शब्दों में उतना ही हमारा निबंध प्रभावी होगा। तो ये देखो, यहाँ पर मतलब और दूसरी जानकारी भी दीपावली के साथ जोड़कर लिखी है। फिर देखो, इस दिन हम क्या क्या करते हैं ये सब दे दिया। इस दिन नए बर्तन, नए आभूषण आदि खरीदने की परंपरा है। इसके पश्चात चतुर्दशी के दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है। तत्पश्चात अमावस्या की रात्रि को दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये दीपावली के बारे में पूरा दे दिया है। और अंत में बताया कि अयोध्या की प्रजा ने 14 वर्षों के उनके वनवास के पश्चात अयोध्या वापस लौटने पर घी के दीपक जलाकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया था। इसके लिए ये दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। और फिर और पैराग्राफ दे दिया। उसके बाद में दीपावली के कई दिन पूर्व ही इसकी तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं तथा उसकी लिपाई पुताई और नए रंगों से रंगाई करते हैं। अमावस्या की रात्रि को सर्वप्रथम गणेश तथा लक्ष्मी का पूजन होता है और वह सभी और घरों में दीप जलाए जाते हैं। तो इस तरह से दीपावली का निबंध लिख दिया। अब दूसरा हम उदाहरण लेने जा रहे हैं जो कि 12th तक के बच्चों को भी ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं। तो विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो ऐसा टॉपिक, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसे कंप्यूटर का महत्व ये 8th के बच्चों को भी आता है, 10th के बच्चों को भी आता है, 12th के बच्चों को भी आता है, लेकिन 11th 12th के बच्चों को अपना लेवल थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा उस निबंध को और अधिक विस्तार देना चाहिए। उनको वैसे भी शब्द सीमा ज़्यादा ही दी जाती है, तो उस हिसाब से उनको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि कोई भी निबंध लिखते समय उनका लिखने का लेवल कैसा होना चाहिए।
तो देखिए सबसे पहले इसमें प्रस्तावना ली है। तो डायरेक्ट ही ऐसा नहीं दिया कि विज्ञान वरदान है, विज्ञान से हमें ये प्राप्त हुआ, हम इतने आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं लिखना है। सबसे पहले हमें विज्ञान का बताना है कि विज्ञान है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या। आज युग विज्ञान का युग है। आज विज्ञान ने हमारे जीवन को बाहर भीतर दोनों से प्रभावित किया है। इसने बाहर से हमारे सभी कार्यकलापों को अपने प्रभाव में लिया है, तो भीतर से इसने हमारे मन मस्तिष्क को अपने अनुकूल बना लिया है। इस प्रकार विज्ञान से हम पूर्ण रूप से प्रभावित होकर इसके अनुकूल होने के लिए पूरी तरह बाध्य हो चुके हैं। तो इस तरह से विज्ञान का सबसे पहले थोड़ा सा प्रारूप दे दिया, उसकी प्रस्तावना दे दी। इस संदर्भ में ये भी कहना उचित होगा कि विज्ञान ने आज इतनी उन्नति कर ली है कि यदि आदिकालीन मनुष्य पृथ्वी पर आ जाए तो उसे शायद ये विश्वास ही नहीं होगा कि ये वही पृथ्वी है। मतलब आदिकालीन समाज कैसा था, एक तरह से वन मानुष थे, जंगली समाज था। उनको पता ही नहीं था न विज्ञान के बारे में, न कोई टेक्नोलॉजी थी उस समय। तो अगर वो आज आदि मानव आज अगर पृथ्वी पर आकर देखे तो उनको विश्वास नहीं होगा कि ये वही पृथ्वी थी जिस पर हम लोग भी रहते थे। तो इतना विकास हो चुका है। तो ये तो हुई इसकी प्रस्तावना। इसमें हमने ये बताया कि विज्ञान है क्या और विज्ञान ने हमें किस तरह से प्रभावित किया है। अगर आदि मानव आकर आज देखे पृथ्वी की विकसित स्थिति को, टेक्नोलॉजी को, तो उनको विश्वास नहीं होगा कि हम इसी पृथ्वी पर रहते थे क्या। तो दूसरे शब्दों में इसने एक साथ ही थल, वायु और जल को समान रूप से, इन पर समान रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया है। और विज्ञान मतलब सब जगह व्याप्त है। आज सब अंदर से और बाहर से सभी स्वरूपों में विज्ञान व्यापक है, व्यापक रूप से सबको प्रभावित कर चुकी है। अब आगे एक एक मुद्दा लिया है, मतलब आप टॉपिक बना बना कर लिखेंगे, पॉइंट बना बना कर ऐसे वाले निबंध को प्रस्तुत करेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा वो। जैसे प्रकृति पर विजय कैसे प्राप्त की, फिर विद्युत का आविष्कार हुआ, मनोरंजन के क्षेत्र में क्या आविष्कार हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या आविष्कार हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में कौन से टेक्नोलॉजी आई। तो इस तरह से एक एक पैराग्राफ बनाकर आप उसको बढ़ाकर लिख सकते हैं। अगर शब्द सीमा कम दी हुई है तो कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे शामिल करें और जो एक्स्ट्रा मुद्दे लिए हैं उनको हटा दें। तो इस तरह से एक निबंध को अच्छी ढंग से, अच्छे प्रकार आप लिख सकते हो। देखो फिर प्रकृति पर विजय में क्या बताया कि अपनी सर्वव्यापकता को प्रभावशाली बनाने के लिए विज्ञान ने प्रकृति के सभी स्वरूपों को प्रभावित किया है। आज विज्ञान का ही प्रभाव है कि आकाश और पाताल के गूढ़ रहस्य आज एक एक करके खुलते जा रहे हैं। प्रकृति पर अपनी विजय पताका फहराते हुए विज्ञान ने दूसरे विधाता के रूप में अपनी पहचान प्रस्तुत की है। इसने जल पर स्वतः अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसके लिए इससे विभिन्न जलयान से लेकर दूरबीन जैसी चीजों की खोज करके जल के विषय में अपनी अपार वृद्धि की है, अपनी जान की अपार वृद्धि की है। फिर अगला वाला पॉइंट दिया है बिजली का आविष्कार। तो देखो बिजली के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाता कि सुबह से लेकर रात सोने तक हम विद्युत का उपयोग ही करते हैं। बिजली के आविष्कार ने विज्ञान को सर्वाधिक गति और उसकी अन्य क्षमताओं का आकर्षक परिचय दिया है। तो कार्यशैली की गति भी बढ़ी है बिजली के कारण ही। विद्युत का आविष्कार की सहायता से हम पलक झपकते ही हम बहुत दूर निकल जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें कुछ ही समय लगते हैं। घर बैठे बैठे हम असाधारण और असंभव सा लगने वाला काम आनन फानन में कर लेते हैं। तो इस दृष्टि से बिजली का आविष्कार आज विज्ञान का एक ऐसा आविष्कार है जिसके बिना हम निष्प्राण हो सकते हैं। मतलब बिजली के बिना जैसे हम जिंदे ही नहीं हैं। तो बिजली का आविष्कार कितनी बड़ी एक विज्ञान का वरदान ही समझो ये हमारे लिए, कि इसके बिना हम जैसे जिंदा ही नहीं हैं। फिर मनोरंजन के क्षेत्र में तो आप तो जानते ही हो कि टेक्नोलॉजी के चलते, विज्ञान के चलते नए नए ऑडियो, वीसीआर, वीडियो, कैसेट, चलचित्र, ये सब विज्ञान का ही प्रभाव है ना। तो ये टेक्नोलॉजी इसका बता दिया थोड़ा मनोरंजन का। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में तो आज भयंकर जो असाध्य रोग थे उनको भी विज्ञान के मतलब ये टेक्नोलॉजी ने
उनको भी संभव किया है, उनका भी इलाज संभव विज्ञान की वजह से ही हुआ है। तो बहुत सारे टीके निकाले गए, वो बहुत सारे महामारियों पर विजय प्राप्त की, किसने? विज्ञान ने। नहीं तो क्या पूरा संसार जीवित रहता? पता नहीं क्या हालत हो गई होती विज्ञान के बिना। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान का क्या प्रभाव है वो भी बताया है। विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की, विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा करके हमारे जीवन को बड़ा ही सुखमय बनाने के अवसर प्रदान किए हैं। एक्सरे के द्वारा शरीर के भीतर मतलब कौन से छोटे और बड़े से बड़े रोगों को हम पता चला सकते हैं। दूरबीन नहीं, एक्सरे, सोनोग्राफी, इन सब से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है और उसका समय रहते इलाज करा लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। तो ये विज्ञान एक तरह से भगवान का रूप है हमारे लिए। फिर यातायात के क्षेत्र में, तो आज विज्ञान ने यातायात के क्षेत्र में अपने प्रभाव को फैला दिया है। आज विज्ञान के द्वारा मनुष्य कुछ ही समय में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। रेलगाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि विज्ञान की अद्भुत देन है ना। मालवाहक साधन भी विज्ञान ने एक से एक बढ़कर प्रदान किए हैं। तो इस तरह से ये विज्ञान का है, इसका यातायात के साधनों का है। फिर अंत में आप और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हो, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए आपको कुछ मुद्दे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको ही इसमें शामिल करना है। उपसंहार क्या होता है? एक तरह से निष्कर्ष होता है। आज विज्ञान सचमुच में हमारे जीवन के लिए एक अपूर्व और अद्भुत वरदान सिद्ध हो रहा है। ये वास्तव में मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया मनुष्य के लिए बेजोड़ महावरदान स्वरूप हमारी संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर रहा है। भविष्य में भी ये वरदान स्वरूप सिद्ध होता रहे, इसके लिए ये नितांत आवश्यक है कि इसके कल्याणकारी पक्ष को ही अपने जीवन में उतारते चलें। मतलब जो जीवन में जितनी ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को हम अपनाएं। जीवन को नुकसान हो और हमारे प्रकृति को नुकसान हो, ऐसी चीज़ों को हम इग्नोर करें तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। जहाँ और जैसे ही हम इस विनाशकारी और विध्वंस रूपी से लापरवाह और अनजान होंगे, वहीं वैसे ही ये हमारा विज्ञान हमें विनाश की ओर ढकेल देगा। प्रभाव से हम पलक झपकते ही न जाने कितनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। बिजली वास्तव में हमारे लिए अल्लाह दिन का चिराग सिद्ध हो रही है। ये बिजली का ही चमत्कार है कि केवल हम बटन दबाकर अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्यों को पूरा कर लेते हैं। इस दृष्टि से ये कहना किसी भी प्रकार से असंगत नहीं होगा कि बिजली विज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वोपरि देन है। दूसरे शब्दों में बिजली विज्ञान की सबसे बढ़कर क्षमता और कला है। विज्ञान वरदान है। यह तभी तक वरदान है जब तक इसके विनाशकारी रूपों बम, मिसाइल, तोप आदि सहित अन्य दुखद रूपों से बचकर रहें। तो वरदान तो है, जैसे बिजली है, फिर जैसे कंप्यूटर है, जैसे शिक्षा में ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। तो ये सब जो आए हैं ये हमें हमारे ज्ञान को वर्धक बनाते हैं, हमें और ज़्यादा आगे प्रगतिवान बनाते हैं। लेकिन कुछ विज्ञान की कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि घातक भी हैं। जैसे कौन कौन सी? बम, मिसाइल, तोप, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए। इस आधार पर हम पर निर्भर है कि इसे हम वरदान माने या अभिशाप। तो ये विज्ञान वरदान भी है हमारे लिए, तो अभिशाप भी है। तो हम कल्याणकारी मुद्दों को ही अपने जीवन में अपनाएं। विज्ञान की उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करें जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, हमारे लाभदायक हैं, और उन चीज़ों को हम अपने ज़िंदगी से हटाने का प्रयास करें जो हमारे लिए अभिशाप साबित हो सकती हैं। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। आपको अच्छे से निबंध के दोनों ही उदाहरण समझ में आए होंगे। आगे और भी इसके उदाहरण मैं लेकर आऊँगी। जैसे आत्मकथात्मक का भी टॉपिक आता है, उसमें पूछा जाता है नदी की आत्मकथा, एक घायल सैनिक की आत्मकथा, पुस्तक की आत्मकथा, विधवा की आत्मकथा, फूल की आत्मकथा। तो जो इस तरह के होते हैं वो आत्मकथा के ऊपर डिपेंड होते हैं। और दूसरे कल्पना प्रधान होते हैं। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं सैनिक होता, यदि मैं पुलिस वाला होता, तो इस तरह से कल्पना प्रधान निबंध भी होते हैं। उनके भी उदाहरण मैं आपको
समझाऊंगी और यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा समझाया हुआ समझ में आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। थैंक यू।